दिसंबर 2019। बारिश उस दिन भी हो रही थी। वैसे नहीं जो लोगों को घरों में बंद कर दे, बस इतनी कि सड़कें गीली रहीं और शाम सामान्य से थोड़ी जल्दी उतर आए। शहर छोटा सा था, पुराने उत्तर प्रदेश की उन जगह जैसा, जहाँ नई इमारतें बनने के बावजूद समय अभी भी कहीं न कहीं अटका हुआ सा लगता है। जिला पुस्तकालय के सामने एक चाय की दुकान थी। मैं अक्सर वहीं बैठा करता था। उस शाम भी मैं वहीं बैठा हुआ था, मेज पर खुला हुआ अखबार पड़ा था और चाय आधी खत्म हो चुकी थी। रेडियो पर पुराने गीत बज रहे थे और बारिश की आवाज बीच बीच में आ रही थी। तभी किसी ने सामने वाली कुर्सी खींची। मैंने अपने अखबार से नजर उठाई। एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद बाल, हल्की झुकी हुई पीठ और चेहरे पर वैसी थकान जो उम्र से नहीं बल्कि चिंता से आती है। उसने सामने बैठने से पहले पूछा, आप ही अरविंद सेन हैं? जी। वो बैठ गया। कुछ सेकंडों तक दोनों तरफ से चुप्पी रही। मैंने सोचा शायद उसे किसी कानूनी सलाह की जरूरत होगी या किसी पुराने जमीन विवाद की। मेरे पास ऐसे लोग अक्सर ही आया करते थे, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग था। वो किसी परेशानी में था और किसी बात को ऐसा लग रहा था मानो समझने की कोशिश कर रहा हो, और शायद कई महीनों से कर रहा था। मेरा नाम हरिशंकर तिवारी है, उसने कहा। मैं बरगज के पास एक छोटे से गांव से आया हूँ। मैंने सिर हिलाया। वो फिर चुप हो गया। बाहर से गुजरती बस के पहिए से पानी भरे गड्ढे में उतरे और छपाक की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत। आखिरकार उसने कहा, मेरा बेटा मर चुका है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसी शुरुआत के बाद आदमी आमतौर पर खुद ही आगे बोलता है, और उसने बोला भी। कम से कम पूरे गांव का तो यही मानना है। अब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। और आपका क्या मानना है? उसने जवाब नहीं दिया। जेब में हाथ डाला और एक सफेद लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। अरविंद बाबू, ये लिफाफा मुझे कल सुबह मेरे घर के सामने पड़ा मिला था। लिफाफे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बाबूजी। बस बाबूजी। ना कोई पता, ना किसी ढांढर की मोहर, ना भेजने वाले का नाम। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन मैं मरा था उस दिन गांव में मैं था ही नहीं। मैंने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना कोई नाम, ना कोई पता। लेकिन हरिशंकर तिवारी मेरी आंखों में देखते हुए बोले, अरविंद बाबू, ये लिखावट मेरे ही बेटे की है। मैंने कागज को रोशनी की तरफ उठाया। साधारण सा कागज था, साधारण स्याही। कुछ भी असाधारण नहीं था, सिवाय उस वाक्य के, "अ, हरिशंकर जी, आपके बेटे की मृत्यु कब हुई थी?" मैंने पूछा। बुजुर्ग ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली, जैसे हर बार वो वाक्य उसे उसी तारीख की तरफ ले जाता हो। अर्जुन बाबू, 17 साल पहले चाय की दुकान के बाहर बारिश अभी भी दिख रही थी। रेडियो पर गाना बदल चुका था। किसी ने चाय का ऑर्डर दिया था। दुनिया सामान्य थी, लेकिन उस मेज पर रखे कागज ने एक असामान्य प्रश्न पैदा कर दिया था। अगर कोई आदमी 17 साल पहले मर चुका है, तो ये पत्र किसने लिखा? और उससे महत्वपूर्ण, उसे कैसे पता कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी वो गांव में था या नहीं? मैंने कागज को वापस मेज पर रख दिया। हरिशंकर जी, आपके बेटे का क्या नाम है? राघव। मृत्यु कैसे हुई थी उसकी? अब हरिशंकर तिवारी ने बाहर की तरफ देखा कुछ सेकंड तक और फिर बोले, "अम, यही तो समस्या है अरविंद बाबू, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि उसकी मृत्यु हुई भी थी या नहीं हुई थी। चाय अब ठंडी सी हो चुकी थी, बारिश भी लगभग रुक गई थी।
दुकान के बाहर सड़क पर पानी जमा था, जिसमें गुजराती गाड़ियों की हेडलाइट टूट कर बिखर रही थी। हम शंकर दीवार में कुछ देर तक उस पानी को देखते रहे, जैसे उनके सामने सड़क में कोई पुरानी याद हो। अ- अरविंदो जी, राघव मरने से पहले बिल्कुल सामान्य था, उन्होंने कहा। यह उन वाक्यों में से एक था जो लोग अक्सर किसी त्रासदी के बाद बोलते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें बोलने दिया। कम से कम हमें तो यही लगता था। उन्होंने धीरे से मेज पर रखी तस्वीर अपनी तरफ खींच ली, अंगूठे से किनारे को सहलाने लगी, जैसे कोई पुरानी आदत हो, शायद वर्षों पुरानी आदत। उस साल वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। उसका बीए का आखिरी साल था और पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। उसके शिक्षक कहा करते थे कि वो आगे जाकर प्रोफेसर बन सकता है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लेकिन राघव की समस्या यही थी बिंदु जी, कि वो बहुत गंभीरता से बातों को लेता था। मैंने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी ऐसे बातों को आदमी खुद ही उदाहरण दे देता है, और उन्होंने दिया भी। गांव में पर छोटी सी भी गलत बात हो जाए तो उसे चैन नहीं पड़ता था। एक बार प्रधान के आदमी ने स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पूरे गांव ने उससे कहा कि चुप रहो, लेकिन राघव तहसील पहुंच गया, फिर कलेक्टर के दफ्तर, और फिर अखबार वालों तक। उन्होंने तस्वीर वापस रख दी, और आखिर में कब्जा भी हट गया था। लेकिन उस दिन के बाद से कुछ लोग उसे पसंद नहीं किया करते थे। यह मेरे लिए एक पहली उपयोगी जानकारी थी, ना बहुत बड़ी बात, ना बहुत छोटी, बस इतना कि आदमी के बारे में कुछ समझ आ सके। हरिशंकर जी दुश्मन थे राघव के? मैंने पूछा। हरिशंकर कुछ क्षण तक सोचते रहे। दुश्मन? उन्होंने धीरे से कहा। क्या बड़ा शब्द है, लेकिन हाँ, कुछ लोग थे जो उससे खुश नहीं थे। दुकान वाला फिर चाय रख गया, लेकिन इस बार चाय को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। फिर क्या हुआ? हरिशंकर जी ने लंबी सांस ली। दशहरे की छुट्टियों में वो घर आया था, करीब 10 दिन के लिए। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उसका अपने चाचा महेश से झगड़ा हो गया था। पहली बार वो नाम सामने आया मेरे। महेश। हरिशंकर जी, झगड़ा किस बात पर हुआ था? अम, मुझे नहीं पता, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। और फिर उसी क्षण मुझे लगा कि ये पूरा सच है, क्योंकि उन्होंने नजरें हटा ली थी। सच बताइए हरिशंकर जी, क्या बात हुई थी? मैंने थोड़ा जोर देते हुए कहा। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा। जमीन का मामला था अरविंदो जी। मैंने कुछ नहीं कहा। भारत के आधे पारिवारिक झगड़े इसी एक शब्द में समा जाते हैं। दादा की कुछ जमीन थी, विभाजन होना था। महेश चाहता था मामला बाद में हो, लेकिन राघव का कहना था कि सब कागज पर ही साफ हो जाए। बस वही बात बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। दुकान के बल्ब की हल्की पीली रोशनी मेज पर पड़ रही थी। हरिशंकर की आंखों के नीचे गहरी परछाइयां बन रही थी। झगड़ा? आखिर कितना बड़ा झगड़ा? मैंने पूछा। उन्होंने इस बार जवाब देने में समय लिया। बहुत ज्यादा सही। और फिर धीरे से बोले। हम इतना कि एक दो दिन तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मैंने सिर हिलाया। अक्सर परिवारों में ऐसा ही होता है। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर लग रहा था कि कहानी यही तो नहीं खत्म होती। और सच में नहीं मिल रही। गायब होने वाले दिन, उन्होंने कहा,
राघव सुबह से बेचैन लग रहा था, बार बार कहीं जा रहा था, कभी घर के पीछे वाले खेत में और कभी पुराने कुएं के पास, कभी नदी की तरफ। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या बात है। उसने कहा, और फिर अचानक हरिशंकर जी के चेहरे पर चुप्पी छा गई, जैसे वो शब्द उन्हें आज भी याद हो। और फिर उन्हें धीरे से दोहराया। उसने उसने मुझसे कहा था कि बाबूजी, अगर मैं सही निकला तो बहुत लोग परेशान होंगे। मैंने तुरंत उनकी ओर देखा। इसका क्या मतलब है हरिशंकर जी? मैंने भी राघव से यही पूछा था, लेकिन वो सिर्फ हंस दिया और कहा कि वो अभी मुझे नहीं बता सकता। दुकान में कुछ क्षणों के लिए सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दी। फिर हरिशंकर जी बोले, शाम करीब 6 बजे वो घर से निकला था और कहा था कि 1 घंटे में लौट आएगा। माँ ने खाना रोक रखा था, हम इंतजार कर रहे थे। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, फिर 10, लेकिन वो नहीं आया। मैं आज भी लगभग उस रात की कल्पना कर सकता हूँ। राघव की माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि लड़का बड़ा हो चुका है, कुछ ही काम से ही गया होगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं अरविंद बाबू, पिता और माँ की चिंता कभी नहीं खत्म होती। और अगली सुबह क्या हुआ था हरिशंकर जी? मैंने पूछा। हमने तलाश शुरू की, पूरा गांव निकल पड़ा, खेत देखे, उसके दोस्तों के घर देखे, बस अड्डा देखा और नदी देखी, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। हरिशंकर जी की आवाज अब पहले से धीरे हो चुकी थी। तीसरे दिन भी नहीं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, सीधे, पहली बार। और तीसरे दिन दोपहर को पुलिस आई, उन्होंने कहा। और पुलिस को नदी के किनारे कुछ मिला था। अचानक से चाय की दुकान बहुत शांत सी लगने लगी। बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। क्या मिला था हरिशंकर जी? मैंने पूछा। हरिशंकर तिवारी ने जवाब देने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे 17 साल पुरानी किसी तस्वीर को देख रहे हो। और फिर धीरे से बोले, अरविंद जी, रा, राघव की चप्पल मिली थी। और फिर कुछ घंटे बाद एक शव, जिसे गांव वालों ने कहा कि वो राघव का था। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। बारिश अब पूरी तरह से रुक चुकी थी। चाय की दुकान के बाहर सड़क पर जमा पानी धीरे धीरे नालियों में उतर रहा था। कुछ लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। दुकान का मालिक बर्तनों को समेटने लगा। सामने रात बदल रही थी, लेकिन हरिशंकर तिवारी अभी वो 17 साल पीछे थे। हरिशंकर जी, शव कहाँ मिला था? मैंने पूछा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर, घाघरा नदी के किनारे। पुलिस का कहना था कि शव पानी से बहकर आया होगा। मैंने सिर हिलाया। ये कोई असामान्य बात नहीं थी। बरसात के बाद अक्सर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन हरिशंकर जी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और सचमुच कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तो अरविंद बाबू, जब पुलिस आई थी तब महेश भी वही था। पहली बार उस शाम मुझे लगा कि एक नाम है जो मेरे सामने बार बार आ रहा है। महेश, छोटा भाई, जमीन का विवाद, शव की पहचान, हर बार वही महेश। वो वो वहां कैसे पहुंचा? मैंने पूछा। हरिशंकर कुछ सेकंड सोचते रहे, फिर बोले, उसने कहा था कि वो भी तलाश कर रहा था,
मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस उत्तर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे गलत कहा जा सके, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं जिससे बात पूरी लगे। फिर क्या हुआ हरिशंकर जी? अ, पुलिस शव को जिला अस्पताल ले गई। दुकान के बाहर एक कुत्ता भीगती सड़क पर चल रहा था। उसकी परछाई पानी में कांप रही थी। मैं भी उसी समय अस्पताल के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और जब तक मैं पहुंचा, अचानक से हरिशंकर जी रुक गए। उनकी नजरें मेज पर टिक गई। अरविंद बाबू, जब तक मैं पहुंचा सब कुछ बदल चुका था। मैंने इंतजार किया। कई बार ऐसे छड़ा जाते हैं कि आदमी को कहानी कहने में कठिन समय लगता है। लेकिन बाबू, तब तक महेश ने सौ को पहचान लिया था और पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर दी थी। गांव के लोग भी पहुंच गए थे। सबको यकीन था कि ये राघव ही है। और आपको? हरिशंकर ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार कोई भावना नहीं दिखाई दे रही थी। ना कोई गुस्सा, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल खाली आंखें। मुझे मेरे ही बेटे की शौक को नहीं देखने दिया गया। दुकान अचानक से बहुत शांत लगने लगी। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना। आपके कहने का क्या मतलब है हरिशंकर जी? उन्होंने कहा, "स- शरीर की हालत खराब है। डॉक्टरों ने भी यही कहा और पुलिस ने भी और मेरे छोटे भाई महेश ने भी। सबने यही कहा कि मुझे शो को नहीं देखना चाहिए।" मैं कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं बोला और फिर मैंने पूछा, लेकिन वो तो आप ही का बेटा था। हरिशंकर हल्का सा मुस्कुराए, एक थकी हुई मुस्कान। ये बात मैं भी कह रहा था। अचानक से दुकान के कोने का रेडियो बंद हो गया। अब सिर्फ पंखे की धीमी सी आवाज। क्या आपने शो को बिल्कुल नहीं देखा हरिशंकर जी? देखा था अरविंद बाबू, देखा था, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए। चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और शरीर का आधा हिस्सा भी। मैंने बस उसके हाथ देखे थे और हरिशंकर ने गहरी सांस ली। और, और कुछ भी नहीं देखा अरविंद बाबू। फिर भी आपने अंतिम संस्कार होने दिया हरिशंकर जी? इस बार उन्होंने आंखें बंद कर ली, कुछ क्षणों के लिए। देखिए अरविंद बाबू, जब पूरा गांव एक ही बात कह रहा हो तो आदमी अपने ही संदेह पर भरोसा नहीं कर पाता। मैंने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा पूरी तरह से उतर चुका था। गांव और कहीं किसी एक घर में रोशनी जल रही थी। फिर ये संदेह आपको वापस कब आया? मैंने पूछा। इस बार उत्तर तुरंत मिल गया। हम 3 महीने बाद अरविंद बाबू। मैंने उनकी तरफ देखा। ये पहली नई बात थी। ऐसा क्यों? आपको 3 महीने बाद ही क्यों संदेह आया? हरिशंकर ने कोट की जेब में हाथ डाला, लेकिन इस बार उन्हें कोई कागज नहीं निकला। बस उंगलियां जेब के भीतर ही रही, जैसे किसी पुरानी वस्तु को छू रही। राघव की कुछ चीजें मुझे वापस मिली थी। उसकी किताबें, कपड़े, उसकी कॉपी, एक घड़ी और उन्होंने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे उसकी डायरी मिली थी। मैंने पहली बार अपनी कुर्सी की स्थिति बदली, क्योंकि अब मामला दिलचस्प हो रहा था। डायरी में क्या था हरिशंकर जी? ज्यादा कुछ नहीं, बस दैनिक बातें, कॉलेज, दोस्त, पढ़ाई। लेकिन आखिरी पन्ने में हरिशंकर जी अचानक से फिर रुक गए। और इस बार शायद उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि वो रुके इसलिए थे क्योंकि आज भी उन्हें वो वाक्य परेशान करता था।
क्या लिखा था उसमें हरिशंकर जी? मैंने जोर देते हुए पूछा। हरिशंकर ने धीरे से कहा, उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मुझे नदी में मत ढूंढना। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई, ना बाहर ना अंदर। मैंने सोचा शायद वो कुछ गलत कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरा बिल्कुल गंभीर था। आपने ये बात पुलिस को बताई थी हरिशंकर जी? "अ, हाँ अरविंद बाबू, मैंने बताया था।" तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लड़का कल्पनाशील होगा। और महेश को बताई थी। पहली बार उस शाम हरिशंकर जी का चेहरा थोड़ा सा कठोर हुआ, बहुत हल्का, लेकिन मैंने भाप लिया था हम हरिशंकर जी की आंखों में गुस्सा। महेश ने कहा कि मैं दुख में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बस कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, "अ, डायरी अभी भी आपके पास है हरिशंकर जी?" हरिशंकर ने सिर उठाया। पहली बार उनकी आंखों में उम्मीद दिखाई थी। हाँ, पूरे 17 साल से। मैंने मेज पर रखा पत्र फिर से उठाया, उसे रोशनी में देखा और फिर वापस रख दिया। अब हमारे पास तीन बातें थी। एक आदमी जिसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, एक शव जिसे पिता ने ही ठीक से नहीं देखा था, और एक डायरी जिसे मृत्यु से पहले लिखा गया था, और एक वाक्य, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नदी में मत ढूंढना। और अब 17 साल बाद उसी आदमी की लिखावट में एक पत्र आया है। मुझे लगने लगा था कि मुझे भी हरिशंकर जी के साथ बरहस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मामला एक पत्र से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन शायद उसका अंत 17 साल पुराने झूठ में छिपा था। अगली सुबह मैं बरहस के लिए निकल पड़ा। रात भर बारिश होती रही। सड़कों पर कीचड़ था, आसमान बादलों से भरा हुआ था, और हवा में वो ठंड थी जो दिसंबर के अंत में हड्डियों तक उतर जाती है। बस की खिड़की से बाहर देखता हुआ मैं बार बार उसी पत्र के बारे में सोच रहा था। जिस दिन मैं मरा था उस दिन मैं गांव में था ही नहीं। एक वाक्य, 17 साल पुराना एक मृत्यु प्रमाण पत्र, और एक आदमी जिसे शायद गलत तरीके से दफन कर दिया गया था। इनमें से कोई भी बात अकेले अपने आप में असंभव नहीं थी, लेकिन तीनों का एक साथ होना मुझे परेशान कर रहा था। बरहास पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। बस स्टैंड छोटा सा था, कुछ दुकानें और एक पुराना ढाबा, और चाय पीते हुए लोग जिन्हें शायद अपने अलावा बाकी दुनिया की कोई जिंदगी नहीं थी। हरिशंकर तिवारी बरहस के स्टेशन पर पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। वो सामान्य दिखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के नीचे की थकान बता रही थी कि पिछली रात कुछ सोए नहीं हैं। हम गांव की ओर चल पड़े। मुख्य सड़क से हटते ही शहर पीछे छूटने लगा और दुकानें कम होती गई। मकान दूर दूर दिखाई देने लगे। कुछ देर बाद सिर्फ खेत बचे थे। गेहूं की हरी फसल पिछले रात की आंधी के बाद हल्की सी झुकी हुई दिखाई दे रही थी। दूर कहीं धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। किसी किसान ने शायद सूखी घास जलाई होगी। रास्ते में बहुत कम बातचीत हुई, लेकिन एक जगह हरिशंकर जी अचानक से रुक गए। सड़क के किनारे एक पीपल का वृक्ष खड़ा था, बहुत विशाल, इतना पुराना कि शायद इसकी उम्र गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से भी पुरानी हो। अरविंद जी, राघव यहीं बैठा करता था, उन्होंने कहा। मैंने पेड़ की ओर देखा। उसके नीचे की मिट्टी थोड़ी सी दबी हुई थी, जैसे वर्षों तक कोई वहां बैठता रहा हो। "अ, अकेले बैठता था?" मैंने पूछा। ज्यादातर, कुछ क्षण बाद उन्होंने जोड़ा। जब किसी बात को लेकर आदमी परेशान होता है तो ऐसा ही करता है। हम फिर चलने लगे। करीब आधे घंटे बाद गांव दिखाई दिया।
पहली नज़र में वो किसी दूसरे गांव जैसा ही लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बाहर काम कर रही थी और कुछ आदमी चौपाल पर ताश खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक लोगों ने हरिशंकर को नहीं देखा। एक पल के लिए कई निगाहें उनकी तरफ उठी, फिर तुरंत हट गई। ये बहुत छोटी बात थी, लेकिन मैंने इसे नोटिस कर लिया था। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हैं, नजरें चुराते नहीं हैं। यहाँ कुछ अलग सा था, जैसे कोई बात जिसके बारे में सभी को पता हो, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। तिवारी निवास गांव के बीचों बीच था। एक बड़ा पुराना मकान, जिसकी दीवार पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। सफेदी कई जगह से उखड़ चुकी थी। लकड़ी के दरवाजे पुराने थे और आंगन के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन घर में प्रवेश करते ही एक अचानक सा अजीब सा एहसास हुआ, जैसे घर अभी भी किसी का इंतजार कर रहा हो। आंगन के कोने में लकड़ी की एक कुर्सी रखी थी, पुरानी मगर संभाल कर रखी गई थी। उस पर धूल बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कोई रोज उसे साफ करता हो। मैंने उसकी तरफ देखा ही था कि हरिशंकर जी बोल उठे, ये कुर्सी राघव की है, लेकिन अब इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। मैंने कुछ नहीं कहा। कुर्सियां कभी कभी स्मारक बनी जाती हैं। घर के भीतर दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थी, परिवार की, त्योहारों की, स्कूल की। लेकिन उनमें एक चेहरा था जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, राघव। कहीं मुस्कुराता हुआ, तो कहीं किताबों को हाथ में लिए, तो कहीं दोस्तों के साथ। पर एक तस्वीर के सामने मैं रुक गया। उसमें राघव लगभग 18 साल का लग रहा था और उसके साथ खड़ा था एक आदमी, मजबूत शरीर, घनी मूछें, खटोर चेहरा। हरिशंकर जी, ये महेश है? मैंने पूछा। हरिशंकर ने सिर हिलाया। हाँ अरविंदो जी, ये महेश है, मेरा भाई। तस्वीर की फ्रेम पर मेरी नजर गई, फिर दूसरी तस्वीर पर, फिर तीसरी तस्वीर पर, और तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। हर तस्वीर के नीचे जहाँ तारीख लिखी होनी चाहिए थी, वहाँ एक खरोच के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हो, जैसे किसी ने हर तस्वीर की सिर्फ तारीख मिटाई हो। तस्वीर नहीं, चेहरा नहीं, सिर्फ तारीख को मिटाया गया था। मैं दूसरी दीवार की ओर गया, वहां भी वही चीज। तीसरी दीवार, वहां भी वही। अब ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता था कि पूरे घर में जितनी पुरानी तस्वीरें थी, उन सब की तारीख मिटाई जा चुकी हों। ये ये किसने किया हरिशंकर जी? मैंने पूछा। हरिशंकर ने तस्वीरों की तरफ देखा और पहली बार ऐसा लगा कि उन्होंने ये बात बहुत पहले ही देख ली थी। मुझे नहीं पता अरविंद जी, ये किसने किया है। उनकी आवाज धीमी थी। जब ध्यान गया, तब सब तस्वीरों की तारीख गायब थी। मैं कुछ कहता उसके पहले ही किसी के कदमों की आवाज बाहर आई। भारी कदम, धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए। आंगन का धरता उड़ता है। फिर एक आवाज सुनाई दी, भैया, मेहमान आ गए हैं क्या? मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा आदमी तस्वीर वाले आदमी से काफी मिलता जुलता था। उम्र बढ़ गई थी, बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन आंखें वही, सावधान, मापती हुई, जैसे कमरे में प्रवेश करते ही हर चीज का हिसाब लगा लिया हो। ये था महेश तिवारी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो आप ही हैं अरविंद बाबू? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जरूरत से कुछ ज्यादा ही मजबूत। और उसी क्षण मुझे लगा, इस घर में कोई ना कोई झूठ जरूर मौजूद है, लेकिन उसे छिपाने वाला आदमी बेवकूफ नहीं है।